नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा में चुनाव सुधार को लेकर घिरी मोदी सरकार की, राज्यसभा में वंदे मातरम पर छिड़ी बहस की। देखेंगे सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से क्यों की माफी की मांग, एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्यों जारी किया नोटिस, जानेंगे सोनिया गांधी को मिले कोर्ट के नोटिस पर क्यों उठे सवाल, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा फैसला, अब साथ मिलकर नगर निगम चुनाव लड़ेगी बीजेपी और शिवसेना, दल बदलने को लेकर भी बना नियम। डीजीसीए ने इंडिगो पर लिया कड़ा एक्शन, एयरलाइन की उड़ानों में 5% की कटौती, अब लगभग 110 उड़ानें रोज होंगी कम। गोवा नाइट क्लब मामले में बड़ा एक्शन, लूथरा ब्रदर्स के अवैध क्लब पर शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई, क्लब में आग लगने से गई थी 25 लोगों की जान। और शेयर बाजार में गिरावट, 436 अंकों की गिरावट के साथ 84,666 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 120 अंकों की गिरावट के साथ 25,839 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और एक बार फिर सरकार बैकफुट पर दिखाई दी। विपक्ष की तरफ से एसआईआर, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक सभी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया गया। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए। तो कैसे संसद में बैकफुट पर दिखी मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के दबाव के आगे मोदी सरकार को संसद में चुनाव सुधार पर चर्चा करानी पड़ी और चर्चा के दौरान भी सरकार दबाव में दिखाई दी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखे आरोप लगाए और कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल ने कब्जा कर रखा है। हर संवैधानिक संस्थान सरकार के कब्जे में है। आरएसएस हर संस्था पर कब्जा करना चाहता है। राहुल ने संघ की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की जान ली, ये असहज करने वाला सत्य है। राहुल ने आगे कहा कि 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपति की छाती में 3 गोलियां मारी गयी। नाथूराम गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या कर दी। आज हमारे दोस्तों ने उन्हें दूर धकेल दिया है। वो एक असहज सच्चाई है, लेकिन प्रोजेक्ट यहीं खत्म नहीं हुआ। सब कुछ वोट से निकला है, सभी संस्थाएं वोट से निकली हैं। इसलिए ये साफ है कि आरएसएस को उन सभी संस्थाओं पर कब्जा करना होगा जो वहां से निकली है। राहुल ने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि कैसे भारत के विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलरों की नियुक्ति हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं है कि व्यक्ति की योग्यता क्या है, बस उसकी एक योग्यता है कि वो संघ से जुड़ा हो। सीबीआई, ईडी पर भी एक संस्था से जुड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है। तीसरी संस्था चुनाव आयोग पर भी एक संस्था का कब्जा है जो देश में चुनाव को नियंत्रित करती है। मेरे पास इसके सबूत हैं। राहुल ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र को खत्म करने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। सीजीआई को सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह बैठे थे तो दूसरी तरफ मैं। किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। दिसंबर 2023 में नियम बदल ये प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। ये 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया। सीसीटीवी और डेटा को लेकर नियम बदले गए। सत्ता के साथ चुनाव आयोग का तालमेल है। ये डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट में एक ब्राजीलियन महिला की फोटो 22 बार छपी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, यूपी में उसे हार मिली, इसलिए एसआईआर कराया जा रहा है। जर्मनी और जापान विकसित देश हैं, उन लोगों ने ईवीएम से दूरी बना ली है। सवाल यहाँ भी उठ रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव के लिए वोटिंग बैलेट पेपर से कराई जानी चाहिए। ईवीएम पर सवाल कांग्रेस के मनीष तिवारी ने भी उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, चुनाव आयोग के पास नहीं है। साफ है ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो दूसरी तरफ एनडीए नेताओं की तरफ से एसआईआर का बचाव किया गया। दावा किया गया कि जहां विपक्ष जीतता है वहां ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए जाते, लेकिन जो सवाल विपक्ष ने उठाए उनके जवाब सरकार नहीं दे पाई। संसद का ये शीतकालीन सत्र काफी गहमा गहमी भरा रहा है। एक तरफ लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की गई और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की। शाह ने कांग्रेस और नेहरू पर सवाल उठाए तो विपक्ष की तरफ से भी तीखा पलटवार किया गया। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा में कैसे भारी पड़ा विपक्ष, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राज्यसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस नेतृत्व के खून में है। शाह ने कहा कि नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। शाह के दावे पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को इस मुद्दे पर घेर लिया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा आजादी की लड़ाई और देशभक्ति के गानों के खिलाफ रहे। जब खड़गे बोल रहे थे तब सत्ता पक्ष की तरफ से हल्ला होने लगा।
इस पर खरगे ने कहा कि जो लोग कल तक वंदे मातरम नहीं बोलते थे वही आज नारे लगा रहे हैं, वही लोग चिंतित हैं। बीजेपी वाले देशभक्ति की बात कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। उस समय इनकी देशभक्ति कहां गई थी? खरगे ने कहा कि राष्ट्रीय समारोह में वंदे मातरम के केवल पहले 2 स्टैंजा ही गाए जाने चाहिए। इसका फैसला कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से लिया था, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र, सरदार पटेल, गोविंद वल्लभ पंत शामिल थे। फैसला सामूहिक था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नेहरू को छोड़ और किसी का नाम लेने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। चर्चा में तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि वो वंदे मातरम पर एक स्वस्थ बहस की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सदन का माहौल बिल्कुल अलग दिख रहा है। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय गीत का अपमान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम के नारों के पीछे अपने गुनाहों को छिपाना चाहती है। इसके बाद जब उन्होंने वोट चोरी का जिक्र किया तो एक बार फिर हंगामा मच गया। चुनाव सुधार हो या फिर वंदे मातरम, दोनों पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष हावी दिखाई दिया। तो लोकसभा में इस चर्चा के दौरान पीएम मोदी का बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहना उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से माफी की मांग की है। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। कूच बिहार में बोलते हुए ममता बनर्जी पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आई। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची, जहां वो चुनावी मोड में नजर आई। यहां एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम बीजेपी की तरह चुनाव से पहले वोट नहीं खरीदते हैं। अगर बीजेपी राज्य में सत्ता में आती है तो वो बंगाल की संस्कृति, भाषा और विरासत को नष्ट कर देगी। इसके साथ ही ममता ने पीएम मोदी से माफी की भी मांग की। उन्होंने कहा कि कल संसद में बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहा गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना की, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। लोकसभा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा कहकर अपमानित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि राज्य को केंद्र से किसी भी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी स्कीम्स खुद चला रहे हैं। उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को तिमाही लेबर बजट जमा करने के लिए दिए गए नोटिस को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी को भी भेदभाव नहीं करने दूंगी, मैं भेदभाव रोकूंगी, मैं बांग्ला को एक बनाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने नेता पंचानन वर्मा के पैर छूकर कसम खाते हुए ये संकल्प दोहराया कि हम बांग्ला की रक्षा करेंगे। आमी काउके विभेद करते दी ना, विभेद के रुकबो, बांग्ला के ऐक्यबद्ध राखबो। पंचानन वर्मार गाয়ে হাত দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে, রক্ষা করব বাংলাকে। कूच बिहार में ममता बनर्जी के इन हमलों को सीधे तौर पर बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि सीएम ममता के इन आरोपों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। इस मामले में सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है। टीएमसी सांसदों ने संसद में बंकिम चंद्र चटर्जी की तस्वीर के साथ पीएम मोदी से माफी की मांग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल कोर्ट में सनातनी संसद नामक संगठन की तरफ से याचिका दाखिल कर बीएलओ की सुरक्षा की मांग की गई थी और कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक राज्य पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के अंदर काम करने का निर्देश दिया जाए और प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सीधे पूछ लिया कि क्या पूरे देश की पुलिस आपको दे दें। कोर्ट ने साफ किया कि हमारा उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि एसआईआर बिना किसी बाधा और हिंसा के पूरा हो, लेकिन अभी तक आप यानी चुनाव आयोग हमारे पास खुद नहीं आए। फिर भी कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से पूछता है कि देश के अलग अलग राज्यों से उसे कितना सहयोग मिल रहा है और किन किन राज्यों में बीएलओ को धमकी मिल रही है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने भी कई दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अनुच्छेद 324, 329 का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की शक्तियों पर बात की। नागरिकता अधिनियम 1955 पर चर्चा की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग के पास मुझे वोटर लिस्ट में शामिल होने से रोकने या मुझे लिस्ट से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कोई जांच करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन उस जांच का नतीजा आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। अगर आपको पहली नजर में लगता है कि मैं नागरिक नहीं हूँ तो ये फैसला वही होगा। उसके बाद ही सेक्शन 16/1 के तहत रोक लागू होती है और मेरा नाम हटाया जा सकता है।
वहीं केरल में एसआईआर प्रोसेस को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने ये कहते हुए फिलहाल के लिए टाल दिया कि इस पर 18 दिसंबर के बाद फैसला होगा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग पर सवालों की कड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है, तो सवाल सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट से मिले नोटिस पर भी उठ रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी को बेवजह परेशान किया जा रहा है? क्या 1980 की वोटर लिस्ट के नाम पर उन्हें झूठा नोटिस थमाया गया है? सीबीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी पर आरोप लगाया गया है कि उनका नाम देश की नागरिकता हासिल करने से पहले ही वोटर लिस्ट में शामिल था। तो क्या है इस मामले की सच्चाई, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सीपीपी चेयरपर्सन और कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये मामला कथित तौर पर भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से जुड़ा है। आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली। अदालत ने इस मामले में सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय नागरिकों का नाम ही शामिल हो सकता है, इसलिए 1980 की एंट्री पर संदेह होता है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि 1982 में उनका नाम हटा दिया गया था और नागरिकता मिलने के बाद 1983 में दोबारा जोड़ दिया गया। इससे पहले सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर सका और एफआईआर दर्ज करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं है। हालांकि अब रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राउस एवेन्यू कोर्ट ने इसे पहली नजर में देखने योग्य माना है, इसलिए अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट के नोटिस पर सोनिया गांधी की बेटी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताते हुए कहा कि क्या उनके पास कोई सबूत है? ये पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने नागरिक बनने के बाद ही वोट दिया था। मैं नहीं समझती कि वो उन्हें क्यों निशाना बना रहे हैं। वो 80 साल की होने वाली हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया है। इस उम्र में उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग, आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। विपक्ष इस तरह की याचिकाओं को हमेशा से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताता रहा है। अब इस मामले में जारी नोटिस पर सोनिया गांधी और दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या जवाब दाखिल होता है, ये तो देखना होगा। सोनिया गांधी को मिले नोटिस पर सियासी गलियारों में चर्चा गरमाई हुई है, तो चर्चा में दिल्ली हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई भी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से जुड़े आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर उनके वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश की। इस दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ये आरोपी कोई हार्डकोर आतंकवादी नहीं है, तो साथ ही उनकी लंबी कैद और ट्रायल में देरी पर भी सवाल उठे। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक्टिविस्ट उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा सहित अन्य आरोपियों की तरफ से जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारे की पीठ में दलीलें पेश की गई। आरोपियों की तरफ से लंबे समय तक जेल में रहने और ट्रायल में देरी के आधार पर जमानत की मांग की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वो कोई हार्डकोर आतंकवादी नहीं है। शर्जिल इमाम के वकील एस दवे ने कहा कि उनके यानी शर्जिल इमाम के खिलाफ केवल भड़काऊ भाषणों का आरोप है, जिसके लिए वो अलग अलग मामलों में पहले ही जमानत पा चुके हैं। वो दंगों की 750 एफआईआर में से किसी में भी मौके पर मौजूद नहीं थे। क्या एक अकेला भाषण अपने आप में साजिश हो सकता है कि वो लगभग 6 साल से हिरासत में हैं? अगर उन्हें जमानत मिलती है तो वो सभी शर्तों का पालन करेंगे। वहीं केस में खजांची मोहम्मद सलीम के वकील ने टाडा मामलों में जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के शाहीन वेलफेयर एसोसिएशन फैसले का हवाला दिया। उन्होंने आग्रह किया कि गैर हार्डकोर व्यक्तियों को उदारता पूर्वक जमानत दी जाए ताकि लंबी कैद से निपटा जा सके। वहीं मीरान हैदर के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो 6 साल से हिरासत में हैं और उन पर लगाए गए साजिश की बैठकों में शामिल होने के आरोप गलत है, क्योंकि उनकी मां के निधन के कारण वो उस समय दिल्ली में ही नहीं थे। क्या इतनी लंबी अवधि तक चार्ज फ्रेम होने का इंतजार करना अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? इस दौरान वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने शिफाउर रहमान के लिए दलील दी कि विरोध प्रदर्शन के लिए पैसे जुटाना अवैध नहीं है और उनके खिलाफ कोई गंभीर वसूली या सबूत नहीं है। उन्होंने साजिश के लिए आपराधिक मनस्थिति और कार्य कारण स्थापित करने पर जोर दिया। वहीं जस्टिस कुमार ने वकीलों से साजिश के आरोपों, यूएपीए की धारा 43D/5 और फैसलों में निहित सिद्धांतों पर सीधे बात करने को कहा। ये सुनवाई 10 दिसंबर को भी जारी रहेगी, जिसमें दिल्ली पुलिस अपनी दलीलें पेश करेगी। दिल्ली हिंसा मामले को लेकर सबकी नजरें अब कोर्ट पर बनी हुई हैं, तो नजरें नीतीश कुमार पर भी बनी हुई हैं। बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आने के संकेत मिल रहे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके बाद सरकार गठन में भी नीतीश की पार्टी जेडीयू को ज्यादा महत्वपूर्ण पद नहीं मिले। और अब खबर आ रही है कि नीतीश एक बार फिर बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का प्लान बना रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
बिहार में बड़ी उथल पुथल होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के सामने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिशों में जुट गए हैं। हालिया घटनाक्रम से तो कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। दरअसल नीतीश ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायकों से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर कई सवालिया निशान लगे हुए हैं। जिस तरह विधानसभा चुनाव के नतीजों में 89 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 85 सीटों के साथ जेडीयू दूसरे नंबर पर आ गई। उसके बाद भले ही सीएम पद जेडीयू के पास रह गया, लेकिन 2 डिप्टी सीएम पद, गृह मंत्रालय, यहाँ तक कि विधानसभा का स्पीकर पद, सब कुछ बीजेपी ने अपने ही पास रख लिया, जिसे लेकर नीतीश कुमार पहले से ही नाराज बताए जा रहे थे। उन्होंने प्रेम कुमार के स्पीकर पद के नामांकन से भी दूरी बना ली थी और अब AIMIM की तरफ उनका बढ़ता झुकाव किसी बड़े खेल की तरफ इशारा करता है। बिहार विधानसभा में AIMIM के सभी 5 विधायकों ने नीतीश से मुलाकात की। हालांकि इस दौरान वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से भी मिले और इस मुलाकात को पूरी तरह औपचारिक बताया गया, लेकिन ओवैसी के विधायकों ने जिस तरह नीतीश की तारीफों के पुल बांधे, मुर्शीद आलम ने तो उन्हें अपना राजनीतिक गुरु ही बता दिया और कहा कि मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने में सीएम की बड़ी भूमिका रही है। मैं आज भले ही AIMIM में हूँ, लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनके काम करने की शैली मेरे लिए प्रेरणा रही है। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, नीतीश कुमार के योगदान को हमेशा याद रखूंगा। उनके इस बयान के बाद बिहार में बड़े उलटफेर की चर्चा शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि अपनी पार्टी को बीजेपी से भी बड़ी पार्टी बनाने के लिए नीतीश इन विधायकों को अपने पाले में कर सकते हैं, जिससे उनकी कुल विधायकों की संख्या 90 हो जाएगी। और पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि कैसे ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों ने चुनाव जीतने के बाद आरजेडी का दामन थाम लिया था। और अगर ऐसा हुआ तो राज्य की सियासत में ये बड़ा बदलाव होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। एक अच्छी खबर आई है माय यूट्यूब चैनल। आजकल पार्लियामेंट में वंदे भारत पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और इस बहस के बीच में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिगो एयरलाइंस के यात्री जो हैं त्राही हो रहे हैं उनको परेशान ना किया जाए, इस तरह का बयान देकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस मामले पर जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपना समय दिया, इसको समझा, फिर उसके लिए अपना बयान दिया। अगर वो चाहते तो इसकी जगह पर वो एक अपनी चुनावी रैली को संबोधित कर सकते थे। खैर, उन्होंने ये सब करके देश के दर्द को और लोगों के दर्द को समझा, ये एक बहुत अच्छी बात है। काश सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल वो पहले से इस तरह के बयान अगर दे देते तो हालात बद से बदतर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।